नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस की पीटी रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास सेक्शन की बात करेंगे। उसके प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल, इस सेक्शन से हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी तैयारी में हमें मदद कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो ये आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक जो है वो शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। इसमें से जो चार ऑप्शन हमारे हैं उनमें से सही ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रम। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और इस रचना को कालिदास ने लिखा है। ठीक है, कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की जिसमें तीन प्रकार की मुख्य रचनाएं हैं। इसमें नाटक होते हैं, इसमें खंड काव्य होते हैं और महाकाव्य होते हैं। तो आपको कालिदास के अलग अलग जो काव्य के प्रकार हैं उसमें से देखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम ये उनके कुछ मुख्य नाटक हैं। और खंड काव्य में मेघदूतम और ऋतु संहार हैं, दो हैं। और महाकाव्य जो है वो रघुवंशम और कुमार संभवम, ये भी दो हैं। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो हमारे ऑप्शंस बचते हैं ऑप्शन बी के अलावा, वो आपको देखना है कि कौन सा खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य और कौन सा नाटक। आपसे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पहला कथन हमारा है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। दूसरा है, बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। और तीसरा, प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेख का उदाहरण है। हमें दिए गए ऑप्शंस में से बताना है केवल एक दो, केवल दो, एक और तीन, या एक दो तीन तीनों। तो इसमें से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एक दो तीन सभी कथन दिए गए जो हैं वो सही हैं। तो अभिलेख जो हैं उनको बहुत सारी कोटियों में बांटा जाता है और सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो राज्य आदेशों की सूची में आते हैं, यानी कि वो एक तरीके से जनता को आदेश देने के लिए जारी किए जाते थे, लिखवाए जाते थे। उसमें अधिकारियों के लिए, जनता के लिए सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूचनाएं भी रहती थी। यानी कि उसमें अनेक तरीके की सूचनाएं, आदेश, उसमें धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जितने भी प्रकार के हो सकते हैं वो सारे हुआ करते थे। तो पहला कथन हमारा सही हो गया। और जो दूसरी कोटि थी वो अनुष्ठानिक अभिलेख होती थी। तो अनुष्ठानिक अभिलेख भी बौद्ध और जैन संप्रदायों ने लिखवाए, तो हमारा दूसरा कथन भी सही हो जाता है। और तीसरे कथन में वे प्रशस्तियां होती हैं जो राजा के गुणों की, उसकी कीर्तियों की, उसकी विजयों की प्रशंसा में लिखवाए जाते थे, उस प्रकार के अभिलेख होते हैं। तो तीनों ही कथन हमारे सही हैं। हमारा उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पर लेखकों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है। ए.एल. बॉशम, डी.डी. कौसम्बी, राजेंद्र लाल मित्र और के.एल. नीलकंठ शास्त्री, ये चार नाम हमारे सामने लेखकों के। और चार किताबें हैं, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, वंडर दैट वाज इंडिया, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और नंबर 4 है इंडो आर्यन। तो इस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ए को 2 से मिलाएंगे, ए.एल. बॉशम ने लिखी है वंडर दैट वाज इंडिया। बी को 3 से मिलाएंगे, डी.डी. कौसम्बी ने लिखी है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सी को मिलाएंगे 4 से, राजेंद्र लाल मित्र ने लिखी है इंडो आर्यन। और डी को पहले से मिलाएंगे, के.एल. नीलकंठ शास्त्री ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो पुराने लेखक हैं या जिनका एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ाव रहा है, जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री में काम किया है, ऐसे राइटर्स की पुस्तकें आपने देखनी है और उनके नाम, किताबों के नाम और लेखक कौन है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इस प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं तो आप उनकी एक सूची बना सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। नंबर 4 प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? सही कथन बताने हैं आपको। पहला कथन हमारे सामने है, जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीति घटनाओं की जानकारी देती हैं, यानी कि राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं जातक कथाएं। दूसरा होगा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः आर्थिक ग्रंथ है
और तीसरा, कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तर और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो 1 और 2, केवल 2, 1 3 या 1 2 3। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ऑप्शन 2 हमारा गलत है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, इसे एक राजनीतिक ग्रंथ की श्रेणी में भी रखा जाता है। इसमें बहुत सारी राजनीतिक जानकारियां हैं जिसमें राजा से संबंधित जानकारियां होती हैं। आप जानते हैं कि मैकियावली से तुलना की जाती है चाणक्य की, तो मैकियावली ने जो संस्थागत चीजें होती थी, खासकर राजा से संबंधित जो विधि विधान या राजा की प्रतिष्ठा से संबंधित उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जो सूची होती थी और उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो भी हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलती हैं। तो इसे आर्थिक ग्रंथ कहना उचित नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। 1 और 3 हमारे सही हैं। राजनीतिक घटनाओं की जानकारियां देती हैं जातक कथाएं, और कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तर और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है, ये बात एकदम सही है। जातक कथाएं मुख्यतः ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक की सामाजिक और आर्थिक घटनाओं पर प्रकाश डालती हैं और मुख्यतः बुद्धकालीन समाज की बात करती हैं। और कालिदास ने अनेक नाटक और काव्य लिखे हैं, उसकी बात हमने अपने पहले प्रश्न में कर ली है। आप वापस जाकर के पहला प्रश्न देख सकते हैं, उसमें उनके खंड काव्य, महाकाव्य और नाटकों की सूची भी हमने दी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहलाता है। अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र पुरालेख विधा यानी कि एपिग्राफी कहलाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, केवल 1 है, केवल 2 है, दोनों है या कोई सा भी नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहा जाता है। तो ये रिवर्स कर दिए गए हैं दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और उसी प्रकार से इसे समझना भी है। और अभिलेख और पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम पेलियोग्राफी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स आपस में रिवर्स कर दी गई हैं, इसलिए दोनों कथन गलत हो जाते हैं। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? या तो एक कथन असत्य है या ज्यादा कथन असत्य हैं, ये आपको बताना है। पहला कथन हमारा है, प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा यानी कि लिंग्वा फ्रैंका जिसको कहा जाता है उसका काम करती थी। दूसरा, प्राचीन काल के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत में हुई है। इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको आपने थोड़ा सा गौर से पढ़ना है, मूलतः, केवल, ओनली जो स्टेटमेंट्स होते हैं। तीसरा है, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगेन केवल इसमें शब्द है। और ऑप्शन डी हमारा होगा, हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है। तो आपको बताना है कौन सा सही है या कौन सा असत्य पूछा गया है वो बताना है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो असत्य हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से केवल शब्द यहां पर आया है, तो केवल शब्द आने से इसमें थोड़ा सा संदेह पैदा हो जाता है। सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरमाइक लिपियों में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो केवल ब्राह्मी लिपि में हो ऐसा नहीं है। पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि जो है वो अरमाइक और यूनानी दोनों है, तो इनकी यूनानी में भी इसे लिखा गया है, इसलिए केवल ब्राह्मी होना इस बात का कोई साक्ष्य हमारे सामने नहीं है और ज्यादा लिपियों के साक्ष्य हमारे सामने है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी माफ कीजिएगा, हमारा सही हो जाता है, कथन असत्य है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? हमारे पास 4 चीजें हैं, वैदिक संहिताएं हैं, आरण्यक है, ब्राह्मण है और उपनिषद है, और इनको हमने अलग अलग अरेंजमेंट्स में रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। इसमें से देखेंगे तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं आती हैं, तो ये पहले पर आता है। फिर ब्राह्मण आते हैं तो ये दूसरे पर होगा, तीसरे पर आरण्यक आते हैं और चौथे पर उपनिषद आते हैं। तो ये जो क्रम है ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा, सही क्रम होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए, इस युग के लोग पशुपालन करते थे। मध्य पाषाण काल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और जितने भी प्रकार के ये जो कालखंड होते हैं इनके बारे में आपको विदित होना चाहिए और उसके संदर्भ में
कौन से काल में कौन सी चीजें प्रचलित थी, किस प्रकार की संस्कृति थी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट ए है, इस युग के लोग पशुपालन करते थे। आपको बताना है असत्य है या सही है। इस युग में सूक्ष्म पाषाण यानी कि माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर वाले औजारों का प्रयोग होता था। ऑप्शन सी है, मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। और ऑप्शन डी है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऑप्शन सी असत्य कथन है। मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में भी पाए जाते हैं, यानी कि केवल दक्षिण भारत में पाए जाते हो ऐसा नहीं, और गोदावरी के केवल दक्षिण में पाए जाते हो ये भी गलत स्टेटमेंट होगा। दक्षिण में इनका फैलाव कृष्णा नदी के दक्षिण तक है, तो गोदावरी के दक्षिण तक नहीं बल्कि कृष्णा नदी के दक्षिण तक है, ये आपको याद रखना है। और इस प्रकार अन्य जो काल हैं उनका विस्तार कहां तक है, इस बात की आपको एक बार चर्चा करनी है, आपने वो सारी चीजें नोट करनी है। तो हर एक प्रश्न से आप कितने प्रकार के विस्तार कर सकते हैं वो सभी विस्तार आपको करने हैं, और समझना है कि प्रश्न कैसे आपके लिए गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, और कैसे आपको उलझाने की कोशिश की जाती है। तो ज्यादा जहां पर केवल और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो उससे भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगेन कौन सा सत्य है। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। दूसरा, ह्वेनसांग के अनुसार वधिक और सफाई करने वालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। ऑप्शन तीसरा, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। और ऑप्शन 4 है, बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, और मुख्यतः ये प्राचीन भारत से संबंधित है, इसमें ज्यादातर काल को शामिल किया गया है। तो बौद्ध जो थे उन्होंने जन्म के आधार पर प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया था। ये एक कॉमन सेंस का भी प्रश्न है, क्योंकि बुद्धिज्म जिन सिद्धांतों के खिलाफत में बना, अगर उन सिद्धांतों को स्वीकार करता तो उसकी रेलेवेंस कुछ नहीं रहती, इसलिए ऑप्शन 4 जो है हमारा सही हो जाता है। बुद्धों ने या बौद्धों ने सामाजिक प्रतिष्ठा को जन्म के आधार पर स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। गांव के बाहर रहना पड़ता था ह्वेनसांग के अनुसार वधिक और सफाई करने वालों को, ये उनका विवरण है, ये भी सही होता है। और रात्रि में अगर वे नगरों में चल फिर रहे हैं तो इसकी आजादी उन्हें नहीं थी। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हमें याद होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। और चीन से आए थे बौद्ध भिक्षु फाहियान 5वीं सदी में, उनका कहना था कि अस्पृश्यों को अगर वो सड़क पर चलते हैं तो करताल बजाकर अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी। ह्वेनसांग जो है वो 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था और उसका कहना था कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। तो ये कथन असत्य नहीं है, ये सत्य कथन है, इसलिए प्रश्न के अनुसार हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और मनुस्मृति का जो हमारा स्टेटमेंट है तीसरा, उसके अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों में बंटवारा होता था और ज्येष्ठ पुत्र जो है वो अधिक भाग का अधिकारी होता था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते हैं। तो त्रिशूल यानी कि यहाँ पर शैविज्म था या नहीं, इस बात की सूचना आपको होनी चाहिए। इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ नहीं दफनाए जाते थे, यानी कि यहाँ पर खेती नहीं होती थी, ये भी एक स्टेटमेंट आप इसको दूसरे तरीके से समझे तो। और प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृद भांड का प्रचलन अधिक था। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, 1 या 2, केवल 1 और 3, या 1 2 3 तीनों। तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूलों को भी रखा जाता था, जिसका संबंध बाद में शिव के साथ जुड़ गया था, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और कब्रों में शवों के साथ खेती के औजार भी दफनाए जाते थे, लेकिन कम मात्रा में दफनाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दफनाए जाते थे, कम मात्रा में दफनाए जाते थे, और इसमें युद्ध और शिकार के हथियार अधिक होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो शिकार पर ज्यादा डिपेंड रहते थे बजाय कि खेती के ऊपर। यह आपको समझना है किस प्रकार की संस्कृति रही होगी। तो उन्नत खेती वो लोग नहीं करते थे महापाषाणिक लोग, ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा महापाषाण कालीन जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें कई तरह के मृद भांड का प्रयोग किया जाता था, जिसमें से लाल मृद भांड भी शामिल है।
तो इसमें काले और लाल मृत भांडों का प्रयोग लोग अधिक करते थे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही है। केवल ऑप्शन 2 हमारा गलत होता है और ऑप्शन सी यानी कि केवल 1 और 2 ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आज के लिए प्राचीन इतिहास की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दृष्टि आईएएस। मेरा नाम है अजय। बहुत बहुत धन्यवाद।